silent? Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. In this lecture, these all are the articles that we have to cover. So we'll take it one by one in detail. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये lectures अच्छे लग रहे हैं and आज सैटरडे है तो मंडे टू सैटरडे जो भी हमने कवर किया है आई होप यू ऑल रिमेंबर संडे को उसकी रिवीजन ज़रूर कर लेना. अगर सिर्फ पढ़ते जा रहे हो ये सोच रहे हो कि एंड में रिवाइज करेंगे या कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी बना रखी है जिसमें रिवीजन का नामो निशान नहीं हो तो प्रिपरेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट दी एंड एग्ज़ाम क्लियर करना है तो चीज़ें याद होनी चाहिए माइंड में. जितनी रिवीजन स्ट्रॉन्ग होगी उतना चांसेस होते हैं टू क्लियर द एग्ज़ाम. ऐसा लगता है बच्चों को कि हम रिवीजन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप वो टाइम सेव कर रहे हो, वो वेस्ट नहीं हो रहा है. अगर चीज़ें मैं एक बुक पढ़ लूँ, मैं ये लेक्चर भी देख लूँ, मैं डेली सेशंस देख रही हूँ, लेकिन मुझे एट दी एंड कुछ याद ही नहीं है वो एक्ट में क्या था, उसके क्या फीचर्स थे, XYZ नंबर ऑफ थिंग्स कुछ याद नहीं है, तो एग्ज़ाम में क्या आउटपुट आएगा. फिर आप कहोगे कि हमने तो डेली लेक्चर्स देखे थे. तो मेक श्योर कि आप रिवाइज ज़रूर करें. संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही दें. जो भी आपने इस पूरे हफ्ते में करंट अफेयर्स कवर किए हैं वो तो करने ही है, बाकी आपने जो भी किया है प्लीज़ डू रिवाइज दैट, बट मेक श्योर दैट यू कवर एवरीथिंग एल्स ऑल्सो. जो भी आपके प्लान्स हैं वैसा सब कुछ बस रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड हैव अ लुक ओवर दीज आर्टिकल्स. सो अच्छा, सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें हैं. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कवर डू दिस. पहला तो GS पेपर 2 से डायरेक्टली लिंक होता है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है ये स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब लॉन्च हुई थी, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर स्कीम है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या ये इट इज़ अ फॉर्मुलेशन ऑफ एनी अदर 3 to 4 स्कीम्स, तो क्या है ये पूरी स्कीम. मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, सो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी दोनों नज़रिए से देखेंगे. SCO न्यूज़ में है तो विल टॉक अबाउट इट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सी कुकुम्बर एक स्पीशीज़ है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. कंसर्निंग अमाउंट ऑफ लेड एंड कैडमियम, तो बेसिकली क्या है ये आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है बट थोड़ा हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. सो उस नज़रिए से मैं आपको थोड़ी सी बातें जो हैं वो इसके बारे में बताऊँगी. अच्छा हाँ, एक चर्चा का विषय है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इंडिया एब्सटेन इन UN जनरल असेंबली फ्रॉम वोटिंग. तो ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि क्या है एंड विल टॉक अबाउट इट. जब सेशन में आगे बढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा. टाइम परमिट तो मैं आपको एक और आर्टिकल कवर करवाऊंगी दैट इज़ रिगार्डिंग UNFF, यूनाइटेड नेशंस फोरम. इट्स UNFF, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है. तो ये अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मंडे को ले लूँगी, टेंशन नहीं लेना कि कवर नहीं हुआ था. सो दिस इज़ हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ये पहला आर्टिकल जो है चर्चा का विषय है, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो इंटरव्यू में आपका पर्सपेक्टिव जाना जा सकता है. GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है. सबको पता है 7 अक्टूबर को क्या हुआ था. हमस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 रॉकेट दाग दिए थे गाजा पट्टी से इसराइल की तरफ. इसराइल ने बदले में रिटेलिएट किया और अभी जिस तरीके से सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, राइट, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है. तो UN जनरल असेंबली में अभी रिसेंटली क्या हुआ है एंड व्हाट इंडिया डिड. India refuses to back UN General Assembly vote on Gaza ceasefire. ऐसा क्यों? इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव था, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है. सो बेसिकली देयर जॉर्डन, आप मैप में देखना कहाँ पड़ता है, बगल में ही लगता है. आप एक लगा सकते हो कि एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है या जो भी है. सो ऑन ह्यूमैनिटेरियन सोर्स इंडिया ने
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें 193 मेंबर नेशंस की मीटिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, जनरल असेंबली की बात कर रही हूँ, वहाँ पर रेजोल्यूशन जब आया एंड उस पर वोटिंग हुई तो इंडिया एब्सटेन फ्रॉम दैट वोटिंग, राइट। जो पूरा रेजोल्यूशन प्लान था वो मैं आपको बताऊंगी, दैट कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट humanitarian truce in Israel-Hamas conflict as it did not make any mention of terrorist group Hamas। कहने की बात ये है, जब वो पूरा रेजोल्यूशन प्लान आया तो किसने वोट किया किसने नहीं किया ये सारी बातें अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इंडिया ने अब्सटेन क्यों किया, क्या ये सिर्फ इंडिया ने किया, बाकियों ने क्या किया, ये सारी बातें बताती हूँ। ये जो रेजोल्यूशन था जॉर्डन के द्वारा जो लाया गया, एंड it was co-sponsored by more than 40 nations, बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, रशिया, साउथ अफ्रीका। अब सिर्फ इंडिया ने एब्सटेन नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके, यूक्रेन, इन सब ने भी एब्सटेन किया है। तो रेजोल्यूशन का टाइटल था प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन। इट वॉज ओवरवेलमिंगली अडॉप्टेड, 120 नेशन ने अडॉप्ट किया इसके फेवर में, 14 ने किया अगेंस्ट में, और 45 ने एब्सटेन किया, ना यस ना नो, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये रेजोल्यूशन जो भी था, मैं एट द एंड आपको वो पूरा रेजोल्यूशन दिखा दूंगी, एंड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सारे पॉइंट्स आपको याद वाद कुछ भी नहीं करना है, चीज़ें समझने की हैं ये इन जनरल। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू में एक अमेंडमेंट लाया गया दैट वाज प्रपोज्ड बाय कनाडा एंड को स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। वो अमेंडमेंट क्या कहता है? वो अमेंडमेंट कहता है कि भैया उस रेजोल्यूशन में एक पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहिए जो अनइक्विवोकली रिजेक्ट करे और कंडेम करे द टेररिस्ट अटैक बाय हमस दैट टुक प्लेस इन इजराइल। तो वहाँ तो हमस की कोई बात ही नहीं करी आपने, हमस के बारे में कुछ था ही नहीं उस रेजोल्यूशन में, तो इसलिए एब्सटेन किया। और ये अमेंडमेंट टेक्स्ट जो लाया गया, इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया अलॉन्ग विद 87 अदर नेशंस, राइट। तो अब आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही है कि इंडिया का यही कहना है और बाकी नेशंस का जिन्होंने वोटिंग एब्सटेन करी कि इस रेजोल्यूशन कॉल में हमस के बारे में कहीं भी कोई बात नहीं थी। So the Jordanian drafted resolution called for immediate, durable and sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities। बेसिकली एक सीज फायर की बात हो रखी है कि गाजा पट्टी में आपको एसेंशियल गुड्स सर्विसेज जो ज़रूरी हैं वो सिविलियंस को प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, राइट। पानी, फूड, मेडिकल सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, सब बेसिक चीज़ें हैं ये, राइट। सो ये उन्हें देनी चाहिए। काफ़ी बड़ा रेजोल्यूशन प्लान है, हम नहीं जाएंगे इसके इन डिटेल में, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। सो दे आर अपहोल्डिंग द ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स कि डिलीवर अर्जेंट असिस्टेंस टू सिविलियंस इन गाजा स्ट्रिप। मतलब हर जगह आप देखो तो यही टर्म है, कहीं पर भी आर्टिकल में हमस को लेके नाम नहीं आया, राइट। सो इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर the order by Israel, the occupying power for Palestinian civilians and United Nations staff as well as humanitarian and medical workers to evacuate all areas in Gaza Strip। तो यहाँ पर इसराइल जो ऑक्यूपाइंग पावर है, जिस तरीके से वो ऑक्यूपाई कर रहा है, सो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर लिखी है, मेंशन किया है इसराइल दी ऑक्यूपाइंग पावर इस टाइम पे जो वो शो कर रहा है। सो द रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल द सिविलियंस हु आर बीइंग इलीगली हेल्ड कैप्टिव। जब हमस ने अटैक किया था तो उसमें क्या किया था हमस ने, जो सिविलियंस थे कुछ उनको बंदी बना लिया था, तो वहां पर यह भी डिमांड करी जा रही है कि उनको रिलीज किया जाए उनके वेलबींग के लिए, लेकिन मेंशन कहीं नहीं किया उनका नाम। तो ये पॉइंट है जहां पर इंडिया ने वोटिंग में एब्सटेन किया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर, और ये आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये जरूर मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम, क्यों न्यूज़ में है ये प्रोग्राम? तो यहाँ पर एक डैम की बात हो रही है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये डैम कहाँ पर है। Recently, Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the inclusion of Jamrani Dam multi-purpose project in Uttarakhand under this particular scheme। तो
तो दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम नियर दिस विलेज अक्रॉस विच रिवर, गोला रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, रामगंगा रिवर की। तो देखो ये तो कुछ बातें आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम एनीवे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट डैम के रिलेटेड वो पूछ सकते हैं आपसे, लाइक मैच द फॉलोइंग केसेस में, ऐसे पेयर्स के फॉर्म में बना के पूछ सकते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंडिया में इन इंडिया दे हैव गिवन अप्रूवल फॉर द इंक्लूजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। प्रोजेक्ट पता चल गया, ये प्रोजेक्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर स्कीम का, और ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, एक डैम बनाने की बात हो रही है नियर दिस विलेज विच इज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रिवर गोला, एंड ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, रामगंगा रिवर की। ये डैम जो है ये पानी प्रोवाइड करेगा फॉर द एग्जिस्टिंग बैराज एंड इज एक्सपेक्टेड कि ये 14 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेट करेगा, इट इज एक्सपेक्टेड। बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च हुई स्कीम है। अच्छा, इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि सिंपल सा है, पानी इरिगेशन के लिए एक्सेस करवाना और इम्प्रूविंग दैट एक्सेस। मतलब ये फोकस करता है कि किस तरीके से यू कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ लैंड, वहाँ मतलब एश्योर्ड इरिगेशन हो, मेकिंग वाटर यूसेज मोर एफिशिएंट, राइट, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हो। सो ये जो प्रोग्राम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट, सेंटर से 75 और स्टेट का शेयर 25। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली स्टेट्स में 90-10 का रेशो है, ठीक है। इन 2020 जो मिनिस्ट्री है ऑफ जल शक्ति, दे इंट्रोड्यूस अ मोबाइल एप्लीकेशन स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ जियो टैगिंग ऑफ द components. So ये ऐप जो है it will help in marking the geographical location of various components of this project. मतलब जियो टैगिंग इन्वॉल्व आप लगा सकते हो assigning आइडेंटिफिकेशन मेटा डेटा टू वेरियस कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स की मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेती हूँ। ये सब कुछ लिखा हुआ है, एनहांसिंग फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर टू द फार्म्स, इम्प्रूविंग फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इसको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी सिंपल टर्म्स में। ये लाइंस आप खुद भी रीड कर सकते हो। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? लंबी लिस्ट है ऑब्जेक्टिव्स की, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, रिचार्ज ऑफ एक्विफायर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग, जस्ट अ मिनट, sustainable water conservation practices, integrated development of rain-fed areas, feasibility of reusing treated municipal waste water, सब कुछ है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर यूज प्लान्स, तो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इरिगेशन इंप्रूव करना है ना, एंड वाटर यूज इन द फार्मिंग। प्लान्स बनाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किस तरीके से आप पानी को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो फॉर इरिगेशन ऑन द फार्म्स। इंश्योर करो दैट मोर लैंड गेट्स रेगुलर एक्सेस टू वाटर, हर खेत को पानी, याद आ रहा है। कंबाइन वाटर का सोर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप इंश्योर करो कि आपकी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, राइट। पानी की एफिशिएंसी ऑन फार्म्स, उसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से वेस्ट जनरेशन कम कर सकते हो, मेकिंग श्योर कि मोर वाटर इज अवेलेबल इन द फार्म्स। और बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मतलब जैसे कि प्रिसीजन इरिगेशन है ना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, रिचार्ज द एक्विफर्स, अंडरग्राउंड वाटर, कल हमने बात करी थी इसके बारे में, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, मैंने आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स बताए थे और कहा था ये कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। वाटर शेड अप्रोच यूज करो टू इम्प्रूव द एरियाज दैट आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर बाय हार्वेस्टिंग फॉर कंजर्विंग द सॉइल एंड वाटर, ग्राउंड वाटर को भी इंक्रीज करने के लिए, मैनेजिंग द रन ऑफ। सो डेवलप रेन फेड एरियाज, फार्मर्स को एडुकेट करो, राइट। और जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज दैट ऑल्सो। सो दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्टिव्स। नाउ एज फार एज components आर कंसर्न्ड, देयर आर सर्टेन components, 3 components है बेसिकली इसके। AIBP, now what is AIBP? This program जो है Acceleration Irrigation Benefit Program, Accelerated Irrigation Benefit Program AIBP,
ये प्रोग्राम 1996 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो फोकस करता था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो भी हो रहे हैं उनके एग्जीक्यूशन को और ज़्यादा स्पीड अप किया जाए, राइट। हर खेत को पानी, HKKP, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी नाम से ही पता चल रहा है। नए वाटर सोर्सेज को क्रिएट किया जाए माइनर इरिगेशन के थ्रू, मतलब थ्रू दीज मेथड्स, मतलब जैसे रिपेयरिंग हो गया, रिस्टोरिंग हो गया, रिनोवेटिंग दी वाटर बॉडीज, स्ट्रेंथनिंग दी जो भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ट्रेडिशनल वाटर सोर्स की, वो सब कुछ। और एक कंपोनेंट है जो अभी हमने करा, वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसके हो गए कंपोनेंट्स। अब रही बात फॉर्मुलेशन की, तो ये जो स्कीम है इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय एमालगमेटिंग दी स्कीम्स, AIBP मैंने बता ही दिया, एंड IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड ओन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली यहाँ पर स्कीम्स भी लिखी हुई हैं कि पहले ये स्कीम मैनेज होती थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, अब जल शक्ति मिनिस्ट्री आ गई है। और रही बात अगली की IWMP की, तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। और जो ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट है इट इज़ अंडर द पर्व्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। इजी है, सिंपल है, थोड़ी लंबी है, बट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यू हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, the 22nd meeting of SCO Council of Heads of Government is to be held under the chairmanship of Kyrgyzstan। मैप में ज़रूर देखना है, जो भी मैं SCO के मेंबर स्टेट्स आपको बताऊंगी, मेक श्योर दैट यू लुक इनटू द मैप। बिना मैप के कोई फ़ायदा नहीं है। बॉर्डर स्टेट्स देखो उनकी, ये बॉर्डर कंट्रीज, तो ये इंपॉर्टेंट है। 22nd मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक सिग्निफिकेंट गैदरिंग है विद इन द SCO फ्रेमवर्क, और CHG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। SCO में कितने मेंबर्स हैं? 8, याद है कुछ? 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, 4 तो ऐसे हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मैप में देखोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। किसी के पास कोई निमोनिक हो तो वो भी बता सकते हो। सो अब किर्गिस्तान इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर मीटिंग इज बीइंग चेयर्ड बाय किर्गिस्तान, एंड ये जो गैदरिंग है ये यूजुअली फोकस करती है ऑन द इकोनॉमिक कॉपरेशन, स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज, right? They discuss various important matters like trade, economic collaboration, regional security, cultural exchanges. So these all are the things, right? So here you can see it is the second highest forum in SCO. एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जैसे कहीं प्राइम मिनिस्टर, सो दे टेक पार्ट, एंड इट डील्स विद मैटर रिलेटेड टू, जैसे SCO डील्स विद मैटर रिलेटेड टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, फाइटिंग अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, सेपरेटिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, राइट। सो इसका मेन फोकस रहता है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी मैटर्स। 8 मेंबर देश हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। मतलब ऐसे देखो ना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, और इधर के में एक कजाकिस्तान, एक किर्गिस्तान, और बाकी तजाकिस्तान, ईरान, हाँ रिसेंटली ईरान एंड उज्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर में याद रखना अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है, राइट। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ SCO आर रशियन एंड चाइनीज। The organization has 2 standing bodies also, 2 other bodies, permanent bodies. Secretariat in Beijing, ये तो सबको पता ही है. It handles administrative tasks, organize a meeting, support the overall functioning of the organization. And next is your RATS, that is Executive Committee of Regional Anti-Terrorist Structure that focus on regional security, particularly जो terrorist activities होती हैं, है ना, तो based in तेशकांत, पता होना चाहिए. अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टॉक्स अबाउट सी कुकुम्बर. व्हाट इज सी कुकुम्बर? UPSC ये सी कुकुम्बर से पूछेगी, कॉन्टेक्स्ट से सवाल नहीं आएगा, सी कुकुम्बर से सवाल आएगा. Because recently officials from Indian Coast Guard and the Custom Department arrested 4 men who were allegedly in possession of this sea cucumber and raw turmeric. सी कुकुम्बर जो है, आप मतलब ये ना कुकुम्बर शेप में है, इसलिए इसका नाम सी कुकुम्बर है. दे आर द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ओशन एनिमल्स.
known as echinoderms. They are invertebrates, live on the sea floor. Invertebrates मतलब they don't have a backbone. They reside on the sea floor. उनका body shape बिल्कुल कुकुम्बर की तरह है, but they have small like tube feet. That they use for moving around and feeding, right? There are around 1250 species of sea cucumber, all of which belong to a taxonomic class Holothuridae. Habitat, they are found in all, ये term important है, in all the marine environments throughout the world, from shallow to deep sea environment. UPSC पूछ सकती है यहाँ से सवाल, right? So sea cucumbers are also harvested for various reasons, और इनकी स्मगलिंग और इलीगल कुछ केसेस में देखने को मिली है और रिसेंट अरेस्ट भी हुए हैं. दे आर benthic, meaning they live on the ocean floor. They excrete inorganic nitrogen and phosphorus. ये सारे पॉइंट्स आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट्स में डाल के पूछेगी, राइट? सेक्शुअल और एसेक्शुअल reproduction, they exhibit both. When it comes to sexual production, the females release their eggs into the water. These eggs are then fertilized externally only when they come in contact with the sperm that is released by males, right? So external fertilization. Cites में अपेंडिक्स 2 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर. ठीक है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है, a US-based non-profit consumer group has detected a concerning amount of lead and cadmium in the third of a chocolate products it tested recently. अब खाएंगे चॉकलेट नहीं खाएं, देखो थोड़ा सा अब हमें हर चीज़ों को लेके समझना पड़ेगा. They can cause severe health problems because when found in foods like chocolate, these अगर किसी भी चीज़ की लिमिट एक्सीड, अब lead and cadmium इम्पैक्ट क्या होगा इनका? Heavy metals, they can harm the kidneys. They can affect their ability to work properly, right? Kidney damage हो सकती है, और these metals can also interfere with the reproductive system. You can have issues with fertility, healthy reproduction. Exposure to these metals, it can also lead to lung related issues. It can harm the liver, impacting its functioning. It can contribute to anemia. कैंसर के रिस्क भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं मेंटल हेल्थ पे, कॉग्निटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं. एक्सपोजर टू दीज मेटल्स बच्चों में, स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन्स में, दे हैव बीन लिंक्ड टू लोअर आईक्यू स्कोर्स, कॉग्निटिव डेफिसिट्स, राइट? लर्न, फोकस, टू मेक डिसीजंस, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है. क्लियर है? आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस. एंड विद दिस जो आर्टिकल हम मंडे को करने जा रहे थे वो भी आज आपका हो जाएगा. UNFF, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है, नाम से ही पता चल रहा है, ओवरसीइंग द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड. तो ये मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इज ऑर्गेनाइजिंग अ कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट. ये क्या है मैं भी आपको बताऊंगी. एज अ पार्ट ऑफ दिस UNFF, कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड के अंदर. तो UNFF के बारे में पढ़ लेते हैं. मैंने बता ही दिया, इट प्रमोट्स मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट. एंड 2000 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश बाय UN ECOSOC. इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. फॉरम मीट्स एनुअली, यस, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है. द डिस्कशन फोकसेस ऑन द टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट, राइट? पॉलिसी मैटर्स. तो UNFF एक इंक्लूसिव बॉडी है विद मेंबरशिप दैट इज ओपन टू ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. क्या इंडिया एक मेंबर है? इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ UNFF, राइट? व्हाट इज कंट्री लेड इनिशिएटिव? See, country-led initiative is a program that aims to actively contribute to the discussions and objectives that are set by UNFF. तो इसका मेन गोल है to support the implementation of sustainable plans for forest, right? So it does this by encouraging the member states of UNFF to share their best practices and successful methods for carrying out such management practices for forest, right? So this was all for today. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है. If yes, then please do let me know in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you on Monday with other important articles. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.